नमस्कार। क्लास 9 सोशल साइंस चैप्टर है डेमोक्रेसी से रिलेटेड और इसका ये पार्ट रहेगा 2। और इसमें हम अध्ययन करते हैं रूट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के रूट्स क्या हैं। इंडिया हैज़ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस दैट डेवलप लॉन्ग बिफोर द राइज ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसी। यानी जो आधुनिक डेमोक्रेसी है, आधुनिक लोकतंत्र है, इससे कहीं ज़्यादा लंबे समय से भारत में डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज़ होती रही हैं। दीज अर्ली ट्रेडिशन लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द आइडिया सच एज पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी एंड कंसल्टेशन, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग विच कंटिन्यू द शेप द प्रेजेंट डे डेमोक्रेसी इन इंडिया। और भारत में इस प्रकार के बहुत सारी एक्टिविटी होती रही, जिसमें पहला आप प्रूफ देंगे यहाँ से द वैदिक सोसाइटी। जो भारत में वैदिक काल रहा, तो वैदिक सोसाइटी में जो डिस्प्ले द सर्टेन कलेक्टिव फीचर्स दोज इट वाज नॉट डेमोक्रेटिक इन द मॉडर्न सेंस। ये आप कह सकते कि आधुनिक तरह का तो वो नहीं था, बट बिलीव्ड दैट द शेयर ऑफ डिसीजन मेकिंग, और उसमें डिसीजन मेकिंग में ये पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन था पीपल्स का इन द गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन सच एज सभा और समिति। ये इम्पोर्टेंट बात रहेगी आपके लिए कि वैदिक काल में सभा और समितियाँ फंक्शन होते थे, जो डेमोक्रेटिक बॉडीज़ एक प्रकार की थी, जो पावर जो पीपल्स के पार्टिसिपेशन को इसमें पार्टिसिपेट कराती थी। अथॉरिटी वाज नाइदर सेंट्रलाइज नॉर हेरिडेटरी। ठीक है, ना तो ये जो इसमें अथॉरिटी थी वो केंद्रीय थी, ना ही वो सीक्वेंस में थी यानी हेरिडेटरी थी ऊपर से नीचे की ओर। इट वाज बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट बाय पार्टिसिपेशन। ये केवल भागीदारी पर डिपेंड थी। ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड, भाईचारे की भावना थी। एक्सप्रेस्ड थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। ये आप इम्पोर्टेंट बात कहेंगे कि हमारा विश्व बंधुताओं की भावना जो है रही है, मीनिंग दैट द वर्ल्ड इज वन फैमिली, और विश्व एक परिवार है। फॉर्म्ड द मोरल फंडामेंटल ऑफ द आर्यन डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये उस दौर की बातें रही। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड असेंबली सच एज सभा और समितियाँ। तो वैदिक काल के अंदर जो सभा और समितियाँ थी, इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल निभाया गवर्नेंस में, शासन तंत्र में। दीज बॉडीज़ डिस्कस पब्लिक मैटर एंड एडवाइज द किंग। और ये क्या करती थी सभा और समितियाँ, जो किसी विचार पर, पब्लिक जो मैटर होते थे, सामाजिक मुद्दे होते थे, उन पर विचार विमर्श करती थी और राजा को सुझाव देती थी। शोइंग दैट द रूलर डिड नॉट एंजॉय एब्सोल्युटली पावर। और ये हमें बताती कि राजा जो है वो वास्तविक सत्ता का भोग नहीं कर पाते थे या करते थे। वर एक्सपेक्टेड द कंसल्ट द पीपल। और वो ये उम्मीद करते थे कि लोगों से सुझाव लेकर ही डिसीजन किया जाएगा। तो ये आप कह सकते हैं कि ये वैदिक काल की जो विशेषता थी। बिटवीन 600 BCE बिफोर कॉमन एरा टू 400 BCE, यानी जीसस यानी 0 वर्ष कह सकते हैं। हालांकि कॉमन एरा में 0 वर्ष नहीं होता। तो जैसे आज है 2026, तो इससे रिवर्स में आप जाएंगे। जीसस का जन्म हुआ वो फर्स्ट ईयर था, और उससे 400 साल पहले, और उससे फिर 600 साल, यानी वो जो 200 साल का पीरियड था उसको कहते हैं कॉमन एरा, सॉरी वो बिफोर क्रिश्चियन एरा। उस ज़माने में जो किंगडम होते थे, राजा होते थे, रिपब्लिक नोन एज द महाजनपदा। तो ये आपका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात रहेगी। तो महाजनपद के दौरान, और पहले आपने पढ़ा है वैदिक काल के दौरान सभा और समितियाँ, और महाजनपद emerged इन द नॉर्थ इंडिया, और ये उत्तर भारत में इनका उदय हुआ। सम ऑफ दीज सच एज वेजिज फॉलोड बाय द रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ इन गवर्नर या गवर्नमेंट इन दिस स्टेट रूलर जो स्टेट रूलर वर नॉट हेरिडेटरी बट वर चूजन थ्रू द इलेक्शन।
और इन महाजनपद में जो शासक होता था वो हेरिडेटरी यानी पीढ़ी दर नहीं होता था, उसको इलेक्शन के द्वारा चुना जाता था। गवर्नेंस वाज बेस्ड ऑन द कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, और जो शासन तंत्र था वो सामूहिक जो डिसीजन था उस मेकिंग के ऊपर डिपेंड करता था। विद डिस्कस एंड डिबेट्स प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल, इसमें विचार विमर्श और तर्क वितर्क ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। वाजी कॉन्फेडरेसी इज द स्पेशली नोन एज द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, तो ये लोकतांत्रिक व्यवहार इसको आप कह सकते हैं। वाजी को जो थी महाजनपद में। दी बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, इसमें है ये महापरिनिर्वाणा सूता। इसमें भी ये डिस्क्राइब किया गया है वाजीज़ के बारे में। ए वेल ऑर्गेनाइज्ड रिपब्लिक विद स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी रूल, ठीक है, तो ये आप इम्पोर्टेंट हिस्से के रूप में रख सकते हैं। इट प्रेजेज दैम फ्रॉम द होल्डिंग रेगुलर असेंबलीज, इसमें रेगुलर असेंबलीज सभाएँ होती थी। मेकिंग डिसीजन थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपसी जो समझौते होते थे। इंश्योरिंग द फेयर रिप्रेजेंटेशन, और इसमें सबका भागीदारी का इंश्योर किया जाता था कि सबको बराबर मौका मिले। द शाक्या रिपब्लिक आल्सो फॉलोड डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस, शाक्या वंश जो था उसमें भी इस प्रकार की डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस यूज की जाती थी। द हेड ऑफ द शाक्या कैलान नोन एज द राजा, और उसमें शाक्या जो वंश था उसमें जो उसका हेड होता था उसको राजा था कहा जाता था। वाज इलेक्टेड बाई एन असेंबली ऑफ द एल्डर्स, तो और जो सीनियर्स की जो असेंबली होती थी उसके द्वारा उसको चुना जाता था, ठीक है। दी लीडर वाज सिलेक्टेड थ्रू द डिस्कशन अमोंग एल्डर्स, जो बड़े होते थे वो डिस्कस करते थे और फिर लीडर का चुनाव करते थे। रिफ्लेक्टिंग द कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग विद द रूलिंग ग्रुप, तो इसमें आप यहाँ पर एक तो देख सकते हैं वैदिक काल का, एक महाजनपद काल का, ठीक है, और एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंतर्गत, और एक शाक्या। तो ये आप 4 एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट कहता थी पंचायत सिस्टम फोरम द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न इंडियन डेमोक्रेसी, बट इट ओरिजिन्स गो बैक थाउजेंड ऑफ ईयर। पंचायत जो सिस्टम है ये भारतीय आधुनिक लोकतंत्र की फाउंडेशन यानी नींव का कार्य करता है, जिसकी हजारों साल पुरानी विरासत है, जिसका उदय हजारों साल पहले होता है। द वर्ड पंचायत इज ड्राइव्ड फ्रॉम पंच मीन्स 5, रेफर टू ए काउंसिल ऑफ 5 रिस्पेक्टेड एल्डर चूजन बाय द कम्युनिटी। और ये जो पंचायत है तो ये पंच शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है 5, यानी जो 5 मेंबर्स की एक काउंसिल होती थी कम्युनिटी की, समुदाय की, जो सबसे सीनियर व्यक्ति होते थे वो उनको चुनते थे। दिस सिस्टम वाज डेमोक्रेटिक इन नेचर बिकॉज द मेंबर वर सेलेक्टेड बाय द पीपल एंड वर रिस्पॉन्सिबल टू देम। और ये एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था थी, क्यों? क्योंकि इसमें जो है एक काउंसिल यानी जो एल्डर्स है वो लोगों का चुनाव करते थे और फिर वो जो है उनके प्रति जिम्मेवार होते थे। दी पंचायत प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द विलेज लाइफ, और गांव के जीवन में पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। बाई द टेकिंग की डिसीजंस, जो मुख्य निर्णय लेने होते थे उसमें, सेटलिंग द डिस्प्यूट, कोई विवाद हो जाता था तो उसको निपटाने में, और डिलीवरिंग जस्टिस, और न्याय दिलाने में। मैनेजिंग द डेली अफेयर ऑफ द कम्युनिटी, और इस प्रकार से पंचायत जो है रोज़मर्रा के जो समुदाय के किसी प्रकार के जो मुद्दे होते थे उनको निपटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फ्रॉम लोथल ये जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन के दौर का एक पोर्ट होता था गुजरात में, ठीक है, इंडिकेट द एडवांस सिविक एडमिनिस्ट्रेशन। हाउएवर देयर इज नो क्लियर प्रूफ ऑफ द इलेक्शन काउंसिल या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। हालांकि इसके कोई सीधे सबूत तो नहीं मिलते हैं कि उस ज़माने में एक कोई इलेक्टेड काउंसिल या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होता था, लेकिन वहाँ पर इस प्रकार के प्रूफ ज़रूर मिलते हैं
कि वहाँ पर जो सिविक एडमिनिस्ट्रेशन था यानी सामाजिक प्रशासन की व्यवस्था वहाँ पर रही है। एट द लोकल लेवल विलेज काउंसिल या पंचायत मैनेज द एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस एंड वेलफेयर। और गांव के स्तर पर जो पंचायत होती थी वो प्रशासन यानी जो प्रशासनिक कार्य होते थे, न्याय के कार्य होते थे, कल्याण के कार्य होते थे, उन सब की देखरेख करती थी। एनकरेज्ड पीपल टू पार्टिसिपेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन द पावर। और ये पंचायत जो है लोगों को अधिक से अधिक भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित करती थी और पावर को एक जगह केंद्रित नहीं होने देती थी। विच रिमेन्स एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी इवन टुडे। और यही आज भारत की लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। नेक्स्ट आप कह सकते हैं दी गुप्त एम्पायर। तो गुप्त वंश के दौरान इट ऑफन डिस्क्राइब एज द गोल्डन एज ऑफ द इंडिया। और इसको भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। दिस पीरियड सो ग्रेट प्रोग्रेस इन द आर्ट साइंस एंड लिटरेचर। और इस ज़माने में कला में, विज्ञान में और साहित्य में काफ़ी उन्नति हुई। एज वेल एज द आइडियाज रिलेटेड टू द गवर्नेंस एंड द पब्लिक लाइफ। और इस दौरान शासन तंत्र और जो सामाजिक जीवन है उसमें भी काफ़ी उन्नति हुई। एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड वाज मार्क्ड बाय द हाई डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और इस ज़माने में जो सत्ता की साझेदारी थी वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जो विकेंद्रीकृत पावर के रूप में कार्य करती थी और लोकल लेवल पर स्थानीय सरकारें होती थी। विलेज काउंसिल नोन एज द सभा। और इस ज़माने में जो गांव की काउंसिल होती थी, गांव की जो पंचायत होती थी या समिति होती थी, उसको सभा कहते थे। प्ले एंड इम्पोर्टेंट रोल, जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक ग्राम पंचायत का जो है पिक्चर यहाँ पर दिया गया है। ये क्या मैनेज करती थी ये सभा? लोकल लेवल के जो अफेयर होते थे या किसी प्रकार का कोई न्याय की ज़रूरत होती तो ये सारा काम ये करती थी। दीज काउंसिल वर मेड अप द लोकल लैंड ओनर एंड द मर्चेंट्स चूजन बाय द कम्युनिटी। और ये काउंसिल जो है अपने स्थानीय भू मालिक या भूस्वामी और मर्चेंट जो होते थे उनको रखती थी। एंड दे फंक्शन इंडिपेंडेंटली। और ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती थी। मेकिंग डिसीजन दैट अफेक्ट द डेली लाइफ। और वो इस प्रकार के निर्णय लेती थी जो लोगों के जीवन के डेली जो प्रत्येक दिन के दैनिक जीवन को प्रभावित करती थी। दीज अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन इन्फ्लुएंस मॉडर्न डेमोक्रेसी इन मैनी वेज। और ये जो कार्य उस ज़माने में हुए ये आज के भी जो डेमोक्रेटिक जीवन है, लोकतांत्रिक जीवन है, उसको प्रभावित करती है। दे प्रमोटेड पीपल टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस। और ये मोटिवेट करती थी लोगों को कि वह ज़्यादा से ज़्यादा सरकार में भागीदारी निभाए। इंस्पायर्ड इंस्टीट्यूशन टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और ये जो संस्थाएं होती थी उनको स्व शासन के लिए प्रेरित करती थी। एनकरेज रिस्पेक्ट फॉर द डिस्कशन एंड कंसेंस। और ये लोगों को इनकरेज यानी मोटिवेट करती थी कि वो किस प्रकार से डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थस द मॉडर्न इंडियन डेमोक्रेसी इज़ द डीप रूट। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आधुनिक जो भारतीय लोकतंत्र है इसकी बहुत गहरी जड़ें हैं। इन इंडिया ओवन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस रादर देन बीइंग एंटायरली अडॉप्ट फ्रॉम द अदर कंट्री। कि इस भारत की लोकतंत्र में भारत के इतिहास में ही बहुत गहरी जड़ें रही हैं। ऐसा नहीं है कि भारत ने केवल विदेशों से ही कुछ व्यवस्थाओं को स्वीकार किया है। अकॉर्डिंग टू द ग्रीक स्कॉलर अलेक्जेंडर्स टाइम सम फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वाज यूज्ड by the republic in ancient India during the 6th century BCE, around the time of Buddha। महात्मा बुद्ध का जन्म अप्रॉक्सीमेट माना जाता है कि 560 BCE पूरा हुआ, यानी 6ठी शताब्दी ईस्वी में। अलेक्जेंडर के टाइम के, सिकंदर के टाइम की जो टाइम के जो ग्रीक स्कॉलर रहे हैं वो बताते हैं, यूनानी जो विद्वान रहे हैं वो कहते हैं कि भारत के अंदर 6ठी शताब्दी में भी बहुत अधिक जो एक्टिविटी होती थी उस वो कहता है दी सबरेस एंड द संबास्टल स्टेट।
अब ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में है। फॉलोड ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच वाज डेमोक्रेटिक एंड नॉट रीगल। तो उस ज़माने के जो ग्रीक विद्वान हैं वो भी कहते हैं कि भारत के अंदर जो उस टाइम में डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं थी। तो अभी यहाँ आप देख सकते हैं कि जो वैदिक पीरियड में किस प्रकार से, यानी एक बार रिपीट करा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर क्विकली आप देखेंगे कि हमारे जो सोर्स रूट ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। कि एक तो आप वैदिक हिस्ट्री से बताएंगे कि वहाँ पर सभा और समितियाँ होती थी। इसी प्रकार से आप दूसरा महाजनपद के बारे में बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आप जो महात्मा बुद्ध के टाइम के दौरान की बातें हैं वो यहाँ पर बता सकते हैं। इसके अलावा पंचायत के बारे में बता सकते हैं कि भारत में किस प्रकार से पंचायत जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई और वो किस प्रकार से एक्टिविटी करती है। इसके अलावा हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो एविडेंस हमें लोथल से मिलते हैं वो किस प्रकार से पंचायत के कार्यों के बारे में बताता है। और गुप्त एम्पायर के दौरान किस प्रकार एक्टिविटी रही थी, सभा क्या होती थी, इन सब का वर्णन आप यहाँ पर कर सकते हैं। और चाहें तो लास्ट में ये वाला कंसेप्ट भी दे सकते हैं कि जो यूनानी विद्वान हैं उन्होंने किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया है। तो ये आपका रहेगा सोर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं। लोकतंत्र की विशेषता क्या है। फाइनल डिसीजन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो आधुनिक डेमोक्रेसी है उसमें भी फाइनल जो डिसीजन होता है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी स्टेट लेवल पर एमएलए और नेशनल लेवल पर एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि भारत में जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वो है। तो ये फंक्शन करते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो न्याय है या कार्य है उसको करते हैं। तो यानी लोकतंत्र की एक विशेषता है कि इसमें जो फाइनल डिसीजन होता है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से लिया जाता है। और उनको इलेक्ट कौन करता है, तो उनको इलेक्ट करती है पीपल, लोग, जनता। फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसमें डेमोक्रेसी की एक विशेषता ये है कि इसमें एक निश्चित ड्यूरेशन के बाद इलेक्शन होते हैं। डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन द पावर फॉर ए फेयर चांस। फर्स्ट वोटर मस्ट बी ऑनेस्टली काउंट, यानी सेंसस जो होता है, जनगणना होती है, या जो वोटर होते हैं भारत के अंदर 18 ईयर प्लस जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की व्यवस्था है, यानी भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। केवल 18 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति होना चाहिए और वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो वो वोट कर सकता है और इसमें हर 5 साल के अंदर भारत के अंदर जो इलेक्शन है उसकी व्यवस्था रहती है। राज्यसभा के मामले में ये 6 साल हो सकता है। ठीक है। वोटर्स शुड वोट फ्री विदाउट एनी काइंड ऑफ द प्रेशर फ्रॉम दोज इन पावर। और इसमें इलेक्शन की व्यवस्था ऐसे की जाती है कि जो वोटर है वो जो प्रेजेंट में सरकार कार्य कर रही है उसके बिना किसी प्रकार के दबाव के वो वोट कर सकता है। वोटर शुड हैव टू राइट टू द चूज फ्री फ्रॉम अमोंग कंपटीशन इन द इलेक्शन। और जो वोटर होता है उसके पास ये चुनने का अधिकार होता है कि जितने भी लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उनमें से वो किसी भी एक व्यक्ति को चुन सकता है। बल्कि आजकल तो एक व्यवस्था और भी है, NOTA, नन ऑफ द अबव। यदि वोटर को लगता है कि मुझे इनमें से किसी को भी नहीं चुनना है तो वो नोटा का बटन दबा सकता है। आजकल जो भारत में इलेक्शन होते हैं वो EVM के माध्यम से, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन के माध्यम से होते हैं। नेक्स्ट कहता है कि इलेक्शन शुड बी रेगुलरली, और ये रेगुलर होने चाहिए जैसा कि भारत में एवरी 5 ईयर की व्यवस्था है। ठीक है। एंड बी स्ट्रिक्टली इम्पेरियल, और ये सख्ताई से ये इसमें लागू होने चाहिए। इन इंडिया द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी स्थापना जो है वो आज़ादी के बाद हुई थी। शायद वो डेट रहा होगा 1950s। फर्स्ट इलेक्शन भारत में हुए थे 1951 के आसपास, 1952 के आसपास। ठीक है। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल सफरेज। इसका मीनिंग होता है कि जो भारत के अंदर वोटिंग का अधिकार है वो हर उस व्यक्ति को है जो अडल्ट है, यानी
जिसकी आयु 18 ईयर प्लस है। ठीक है, तो 18 वर्ष से अधिक का आयु का कोई भी व्यक्ति वोट कर सकता है। किसी प्रकार का रंग के आधार पर, कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, जेंडर के आधार पर उसको किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन या पाबंदी नहीं है। इन डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन, यानी 18 साल से बड़ी आयु का व्यक्ति जो है उसको 1 वोट का अधिकार है। ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। तो भारत के अंदर ये व्यवस्था है, 1 वोट की वैल्यू इक्वल है। ठीक है, यानी सबकी वोट बराबर है, चाहे अमीर है गरीब है, ठीक है, मेल है फीमेल है, किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है। ठीक, तो इस प्रकार से नेक्स्ट आप इसमें यहाँ पर ये एडिशनल सूचना भी ले सकते हैं। इन इंडिया पीपल गोट द राइट टू द वोट इन 1950। 1950 में भारत के लोगों को वोट का अधिकार मिला। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। 1950 में 26 जनवरी को जब भारत का संविधान लागू हुआ, जो बन गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, जिसको लागू किया गया था 26 जनवरी 26/1/1950 को। तब उसके बाद भारत में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो भारत में लोगों को वोटिंग राइट मिले। फ्रॉम द बिगिनिंग द इंडिया अडॉप्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। ठीक है, 18 ईयर प्लस जो है वो व्यक्ति वोट कर सकता है। विच मीन दैट द एवरी सिटीजन एज 21, पहले ये एज होती थी 21 ईयर, अब वो हैड टू राइट द वोट रिगार्डलेस द कास्ट, रिलीजन, जेंडर, वेल्थ। ठीक है, किसी भी प्रकार की जाति, रंग, धर्म, जेंडर के भेदभाव के या संपत्ति के भेदभाव के बगैर हर कोई व्यक्ति जिसकी आयु 21 वर्ष थी 1950 के अनुसार वो वोट कर सकता था। बाद में 1988 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। 1988 में 61वां संविधान संशोधन किया गया और वोटिंग की एज को घटाकर 21 ईयर से 18 ईयर कर दिया गया। यानी अब भारत में 18 ईयर प्लस 18 ईयर के व्यक्ति को अडल्ट यानी युवा माना जाता है और हर युवा को वोटिंग राइट भारत का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो ये 18 वर्ष कब किया गया था? 1988 में। और उसको अमेंडमेंट का जो था वो था कॉन्स्टिट्यूशन का 61वां। ठीक है, ये आपके लिए जीके के क्वेश्चन भी हैं। नेक्स्ट आता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेसी की विशेषता आप कह सकते हैं कि इसमें सिटीजन को ये राइट रहता है कि वो अपने ओपिनियन रख सकता है विदाउट एनी फियर, बगैर किसी डर के वो अपने विचार रख सकता है। ठीक है, शुड अलाउड टू डिस्कस ऑन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, और वो सरकार की नीतियों के बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं। दे कैन डेमोन्स्ट्रेट, क्रिटिसाइज, ऑर्गेनाइज मीटिंग एंड कैंपेन ऑन द पब्लिक इशू। और भारत में डेमोक्रेसी की ये विशेषता है कि वो किसी भी सरकार की पॉलिसी के बारे में विचार विमर्श कर सकता है, उनको क्रिटिसाइज भी कर सकता है, मीटिंग भी रख सकता है, कैंपेन भी कर सकता है जो पब्लिक इशू होते हैं। तो ये लोकतंत्र की ही विशेषता है। नेक्स्ट आता है फ्रीडम टू फॉरम एसोसिएशन। और भारत की लोकतंत्र ये सिटीजन को राइट देता है कि वो एसोसिएशन, यूनियन, पॉलिटिकल पार्टीज़ बना भी सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं फ्रीली, सब्जेक्ट टू द लीगल रिस्ट्रिक्शन, जो भी उसकी कानूनी पाबंदियां हैं उसके अनुसार। ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी के या पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पर एक आपके लिए एडिशनल सूचना है कि भारत के अंदर RTI एक्ट पारित किया गया था 2005 में, 15 जून 2005 को। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन रहेगा। ये फुल्ली फोर्स में आया 12 अक्टूबर 2005 को। पास हुआ था ये पार्लियामेंट में 15 जून 2005 को, और ये एप्लीकेबल हो गया था, इन फोर्स हो गया था 12 अक्टूबर 2025 को। एवरी डे अबाउट 4800 RTI एप्लीकेशन आर फिल्ड। लगभग देश में हर रोज़ औसतन 4800 RTI लग रही है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। अंडर द provision of this act, any citizen of India may request information from a public authority, a body of the government या instrumentally of the state। यानी इस कानून में क्या विशेषता है कि कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक सरकार से या सरकार की किसी संस्था से या किसी स्टेट की संस्था से
वो पब्लिक जो अथॉरिटी है उससे कोई भी RTI ले सकता है। विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिप्लाई या 30 डेज़, तो वो पाबंद होते हैं कि वो 30 दिन के अंदर उस RTI का जवाब दें। द RTI एक्ट स्ट्रेंथन द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नेंस। और ये जो RTI एक्ट जो 2005 में हुआ, ये क्या रिस्पॉन्सिबल करता है कि ये ट्रांसपेरेंसी लाता है, यानी पारदर्शिता लाता है सरकारी जो एक्टिविटी होती है उसमें, और गवर्नेंस की अकाउंटेबिलिटी यानी शासन की जवाबदेही तय करता है। यानी कोई भी व्यक्ति RTI लगाकर अपनी सूचना को एकत्रित कर सकता है या मांग सकता है। हालांकि उसकी शायद 10 रुपीज़ फ़ीस होती है, तो वो फ़ीस हमें पे करनी पड़ती है, या कभी कभी हम उसका कोई प्रिंट डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट करते हैं तो उसका एक्सपेंडिचर हालांकि गवर्नमेंट या कोई भी जो जहां आप RTI लगा रहे हैं वो डिमांड कर सकते हैं, तो वो RTI लगाने वाले व्यक्ति को पे करना होता है। नेक्स्ट आता है फ्रीडम ऑफ कल्चर एंड रिलीजन। और डेमोक्रेसी की एक विशेषता क्या है कि इसके अंदर पीपल को अलाउ होता है कि वो अपना कोई भी बिलीफ, अपना कोई भी विश्वास या फेथ उसको मान सकते हैं। पीपल ओपनली एंड फ्री फॉलो द एनी रिलीजन, वो जो भी उनका अपना धर्म है उसको वो अपना सकते हैं। स्पीक देयर ओन लैंग्वेज, वो अपनी भाषा कोई भी बोल सकते हैं। द राइट ऑफ द मिनॉरिटी शुड नॉट बी इन एनी वे लेस देन द मेजॉरिटी, यानी अल्पसंख्यकों का किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी वो नहीं होती है कि उसको बहुसंख्यक की बजाय उसको वो व्यवस्थाएँ या सुविधाएँ ना मिले। तो सबको अपना धर्म, भाषा, उन सबको बोलने की स्वतंत्रता है और समानता है। ये इंडियन लोग डेमोक्रेसी की विशेषता है। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल फ्रीडम, पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इन द डेमोक्रेसी सिटीजन एंजॉय पर्सनल फ्रीडम सच एज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता रहती है डेमोक्रेसी में, जैसे वो कहीं पर भी आ जा सकता है, कहीं पर भी रह सकता है, रेजिडेंस कर सकता है, उस कोई भी ऑक्यूपेशन अपना सकता है, और वो कोई भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। हाउएवर these freedom are subject to the responsible of the restriction in the interest of the public order, morality and national security। हालांकि इसके अंदर जो पब्लिक ऑर्डर हैं, यानी जो जनता के कानून हैं उनके अनुसार, या मोरालिटी यानी नैतिकता के आधार पर, और नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर कुछ पाबंदियां हो सकती हैं, बट वो कानून के दायरे में ही रहेंगी। नेक्स्ट आता है रूल ऑफ लॉ, जिसमें कानून का शासन होता है। इन द डेमोक्रेसी द रूल ऑफ लॉ प्रिविलेज, तो इसमें कानून का शासन रहता है। नो इंडिविजुअली अथॉरिटी इज एबल अबव द लॉ, कानून के से ऊपर कोई नहीं होता, ना कोई व्यक्ति ना कोई संस्था। द पुलिस एंड मिलिट्री फंक्शन अंडर सिविलियन कंट्रोल, और वो जो पुलिस और सेना है वो भी भारत के कानून के अनुसार ही कार्य करती हैं। द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द इंडिविजुअल एंड द डिसीजन आर रिस्पेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। और जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रहती है, और वो व्यक्ति के कानूनों की रक्षक होती है। इसलिए गवर्नमेंट को भी जुडिशरी के डिसीजन को पालन करना होता है। इसीलिए जुडिशरी को संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड सिटीजन राइट। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार है वो संवैधानिक कानूनों और सिटीजन के जो राइट होते हैं, अधिकार होते हैं, उनके अनुसार कार्य करती है। ठीक है। ऑल ऑफ द अबव आर द मिनिमम नेसेसरी फीचर ऑफ एनी कंट्री एस्पायरिंग टू बी कॉल्ड एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। ये ऊपर की जितनी भी विशेषताएं आप अभी पढ़ के आए हैं, फीचर्स पढ़ के आए हैं, ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए मिनिमम आवश्यकताएं हैं जो उस देश में ये सब होती ही हैं। जैसे क्या क्या हैं, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं। इसके अंदर सारे डिसीजन जो है रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा लिए जाते हैं। इसमें एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होती है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है। ठीक है। इसके साथ साथ इसमें फ्रीडम टू द फोरम ऑफ एसोसिएशन, यूनियन बनाना, पॉलिटिकल पार्टी बनाना आदि इसमें स्वतंत्रता
रहती है। आरटीआई की व्यवस्था भी इसमें है। फ्रीडम ऑफ कल्चर एंड रिलीजन है। इंडिविजुअल फ्रीडम इसमें रहती है। इसके साथ साथ कानून का शासन इसमें रहता है। इन डेमोक्रेसी द विल ऑफ पावर इज बेसिक ऑफ द गवर्नमेंट। ये इसमें जो लोगों की इच्छाएं हैं वो गवर्नमेंट का बेसिक प्रिंसिपल है, जो यूनिवर्सल और इक्वल वोटिंग राइट देता है, और ये जो है वोट के आधार पर चुनी गई सरकार होती है। डेमोक्रेसी डिमांड अकाउंटेबिलिटी